बड़े बड़े वहाँ पे, तो वो लॉट में स्टॉक खरीदने के लिए 7-0 जो होता है वो बॉटम होता है, उसके बाद वो राइज ही होता है। जनवरी में एफआईआईज की इक्विटी की पोजीशन और बॉन्ड की पोजीशन, अगर कोई प्लान्ड इवेंट इवन वॉर्स, क्यों? क्योंकि उसके पास डेटा हो, एक ट्रांसफर करना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज। क्रैश आखिर होते कैसे हैं? इन्वेंशंस हो रहे हैं, डिस्कवरीज हो रही है, एक दिन पूरा का पूरा पैसा लोग निकाल, तो भाई ऊपर नीचे तो देखो होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आप रिस्क जोन पे आ गए हैं, जो कि अनयूजुअल होता है एक्सपायरी से। सर ईयर एंड में भी मार्केट गिरता जा रहा है। कहाँ तो सेंटर रैली की बात हो रही थी, यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है इसका। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अगर आप 2 महीने पहले तक की सिचुएशन देखें, तो मार्केट्स नेगेटिव रिटर्न दे रहे थे, अगर ईयरली बेसिस पर देखें। और ऐसे में क्या होता है जब मार्केट्स रिटर्न नहीं देते हैं, लोग सिप्स बंद कर देते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्फ्लोज आने बंद हो जाते हैं। और नॉर्मली कोई भी नहीं चाहेगा कि आपके फंड में पैसा ना आए, ओके? तो ऐसा लगता है कि इसी वजह से बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से स्टॉक्स को खरीदकर मार्केट को ऊपर किया गया। क्योंकि एक प्रॉब्लम आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं, लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है, क्योंकि कुछ हैंडफुल स्टॉक्स में ही बाइंग हो रही थी। मुझे लगता है कि अगर आप पूरे जितने भी स्टॉक्स हैं एक्सचेंज में लिस्टेड, तो 70 to 80% स्टॉक्स पिछले एक साल में नेगेटिव रिटर्न दी, ओके? तो मार्केट ऊपर चढ़ गया। अब फंड हाउसेस आपसे कह सकते हैं कि देखो मार्केट ने एफडी के रिटर्न को बीट कर दिया, तो बेसिकली उनका काम ऐसा लगता है हो गया है, और रिजल्ट दिखाने को भी आ गया है, सिप के रिटर्न्स भी थोड़े बेटर हो गए हैं, तो उनका काम हो गया। तो अब ईयर एंड में हम जानते हैं छुट्टी का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती है, और पिछले दिनों उनकी जो फिगर्स आ रही हैं बाइंग की, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं आ रही। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो एफआईआई जो भी सेलिंग करते थे, उसका इम्पैक्ट मार्केट में ज़्यादा दिखने लगा, क्योंकि बाइंग उस लेवल की मार्केट में नहीं दिख रही। और इसी का रिजल्ट अभी हमें देखने को मिल रहा है पिछले 2-3 दिनों से, कि जो सांता क्लॉज रैली आने वाली थी, अब वहाँ पर सेलिंग बढ़ गई है। तो अगर दिसंबर के महीने में देखें और इस साल का पूरा डेटा देखें, तो दिसंबर में 1700 करोड़ से ज़्यादा की एफआई ने सेलिंग की है, और ये साल तो एक तरीके से उनके लिए सेलिंग का रिकॉर्ड ईयर भी रहा। तो उसका रिजल्ट देखने को हमें मिला। अब साल के अंत में रिटेल भी थोड़ा ठंडा रहता है, छुट्टी-वुट्टी का माहौल रहता है, तो रिटेल भी बाइंग नहीं कर रहा है। और हमें एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि पिछले 2-3 महीनों से जो भी मार्केट में हमें रैली देखने को मिली, उसके पीछे कोई बेसिस नहीं था, कोई ट्रिगर नहीं था। और आज अब हम नए साल में जा रहे हैं, आज भी कोई ट्रिगर नहीं है, कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है। हाँ, अब क्या है कि अभी तक ट्रेड डील और सांता रैली और दिवाली रैली ये सब चल रहा था। अब बजट रैली की बात हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर फंडामेंटल्स के हम तरफ से देखें, कोई मेजर डेवलपमेंट, कोई मेजर ट्रिगर नहीं है, और डीआईआई की बाइंग में भी थोड़ी कमी आई है, एफआईआई उसी रेट से सेल कर रहे हैं, इसलिए मार्केट्स नीचे जा रहे हैं। और हमने आपके साथ शेयर भी किया था 1-2 दिन पहले कि जिस तरीके की पोजीशंस बन रही है ईयर एंड में, कि करंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स में हाई ओआई ऐड हो रहा है, तो वो इंडिकेशन भी था कि कुछ ना कुछ अगले कुछ दिनों में हो सकता है। वैसे सर 1 महीने बाद बजट आने वाला है और कई स्टॉक जैसे रेलवे में तो ऑलरेडी रैली आना स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ कोई अपॉर्च्युनिटी है? हाँ, तो पिछले दिनों हमें रेल के स्टॉक्स में रैली देखने को मिली। आई थिंक आरवीएनएल करीब 21% अप रहा, आईआरएफसी भी 15-16% अप था। आज थोड़ा हमें फॉल देखने को मिला है, 4-4, 5-5% गिरे हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 1 महीने में वो 10-10, 12-12% अप हैं। अब ये तो देखते-देखते हमारी उम्र निकल गई। हर बजट में
ये रेलवे के स्टॉक ऊपर जाते हैं। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये 14-15 सालों से हो रहा है। और इस एंटिसिपेशन में ये रैली होती है कि कुछ अनाउंसमेंट होगा। देखो बजट लीक होता नहीं है नॉर्मली। अगर लीक होता है तो ये तो और भी चिंता की बात है। तो क्या बजट में आएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। और तो उसके एंटिसिपेशन में इस तरीके की खबरें फैलाई जाती हैं। और रिटेल का अटेंशन ग्रैब करने का सबसे आसान तरीका क्या है, स्टॉक प्राइस में उछाल दे दो। तो बंदा जब देखता है अरे रैली हो रही है मतलब कुछ ना कुछ होगा, तो खरीदता है। तो ये प्योरली स्पेकुलेटिव है। मुझे नहीं पता वहाँ कुछ होगा नहीं होगा, और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है कि कुछ मेजर वहाँ पर होने वाला है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास उतना कैपिटल नहीं है। अब बजट में अ, इस अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कितना अनाउंसमेंट करोगे? और ओवरऑल ये रेलवे के स्टॉक देखो बुरी तरीके से पिट रहे हैं। अगर आप देखो आरवीएनएल, मुझे लगता है कि 600 के लेवल के आसपास ट्रेड हो रहा था 2024 में। आज 330 320 के आसपास हो रहा है। वही आप आरएफसी आईआरएफसी का भी सिचुएशन देख लो, ये सारे ऑल टाइम हाई को दोबारा टच नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है ऐसे सिचुएशन में सट्टेबाजी करनी है तो अलग बात है। बिना फंडामेंटल चेंजेस के बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का कोई बात नहीं है। हाँ, वो बहती गंगा में हाथ धोना है, स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा बहुत करना है, वो भी ट्रेडिंग मैं नहीं कहूँगा, वो तो प्योर सट्टेबाजी होती है कि आप ये इस बात पे बेट लगा रहे हैं कि कुछ अनाउंसमेंट हो जाएगा और शेयर 20-25% ऊपर भाग जाएंगे। ऐसा होगा नहीं होगा, इसकी कोई क्लियर कट उसके का एजम्पशन लेना एक तरीके से ये तो जुआ ही खेलना हो जाएगा। तो मेरी सलाह है कि थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए करंट सिचुएशन। तो सर ऐसे में हम जैसे रिटेल्स को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए फिर? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, अगर आप एक कुएं के मेंढक की तरह सोचते हैं कि ये कुआं ही मेरी दुनिया है और ये सबसे खूबसूरत दुनिया है, फिर तो आप सही कर रहे हैं और आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कुएं के बाहर देखें, अगर आप पढ़ते हैं, लिखते हैं और बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है इसको ट्रैक करते हैं, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप किस दुनिया में रह रहे हैं और दुनिया किस रफ्तार से आगे जा रही है। कितने इन्वेंशंस हो रहे हैं, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे जो बीमारियां लाइलाज होती थी उनकी दवाइयां बन रही हैं, रोबोट्स की फौज बन रही है, स्पेस ट्रैवल की बात हो रही है। आ, और जो फ्यूचर की जो ग्रोथ स्टोरीज है, उसमें से कोई ग्रोथ स्टोरी की बात इंडिया में नहीं हो रही है। हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो कुछ सालों में गायब हो जाएगा। ओके। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सब कैश पे बैठ रही हैं, क्योंकि इवन दे आर नॉट श्योर कि अभी हम पैसा लगाएं कि नहीं लगाएं। इसीलिए इतने आईपीओज आ रहे हैं, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। ओके। तो इंडिया में वो जो ग्रोथ स्टोरीज हैं वर्ल्ड की, फ्यूचर की स्टोरीज, उसका बहुत अभाव है। आप ये कह सकते हैं कि जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, वो ठीक है, वो आप कह सकते हैं, हम मान भी लेते हैं। लेकिन एक बार अपने दिल पे हाथ रख के आपको पूछना चाहिए कि उसका बेनिफिट क्या मुझे मिल रहा है, क्या मेरे जैसे और लोगों को मिल रहा है। तो बॉटम लाइन ये है कि ग्रोथ स्टोरीज, मेजर ग्रोथ स्टोरीज इंडिया में काफ़ी कम है। बाहर में ऐसी ग्रोथ स्टोरीज आपको मिलेंगी। तो इसमें अगर हम ये कहें कि इंडिया में कोई स्टोरी नहीं है तो वो भी सही नहीं होगा। इंडिया में आपको स्टोरी खोजने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर बहुत खोजेंगे आप तो शायद आपको एक आध मिल जाएगी। तो ऐसे में इंडिया में अगर आप पैसा लगाएंगे तो आपके जो रिटर्न्स हैं, अगर आप बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एफडी को बीट कर लेंगे आप।
9, 10, 11% कर लेंगे। अगर आप 20 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हो सकता है 2-3 मल्टी बैगर बन जाएँ, अगर आपने सही काम किया। और बाकी जो है आपके एफडी के रिटर्न्स को थोड़ा बीट कर देंगे, 8-9% का सीएजीआर देंगे, तो ओवरऑल आप 20, 25, 30% का रिटर्न कमा लेंगे शायद, अगर आपने बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन आपको कोई 10 साल बाद की स्टोरी इंडिया में खोजना इस वक्त बहुत मुश्किल है। इसलिए आपके पास एक ही सोल्यूशन है, अगर आप फ्यूचर की स्टोरीज पर बेट कर रहे हैं तो आपको बाहर जाना पड़ेगा और ग्लोबल इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको 2 बेनिफिट्स होंगे। पहला कि आपको करेंसी का बेनिफिट मिलेगा और दूसरा आपके पास चॉइसेस होंगे, आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, आप सेक्टर पे भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और आप कंट्री वाइज भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर आपको अमेरिका सही नहीं लगता है तो आप हांगकांग में लगा सकते हैं, अगर आपको चाइना सही नहीं लगता है आप यूरोप में लगा सकते हैं। यू हैव दैट चॉइस। इंडिया में हमारे पास वही गिनी चुनी स्टोरीज है और सब कोई उसी में पैसे लगा रहे हैं और उसकी भी फ्यूचर की स्टोरी थोड़ी डाउटफुल है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप अगले 5, 7, 10 साल की स्टोरीज पर बेट करना चाहते हैं तो हमारे देश में बहुत कम स्टोरीज हैं, बाहर की तरफ हमें देखना चाहिए। पर लोग बोल रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट में तो रिस्क है, कहीं 2000 टाइप डॉट कॉम क्रैश आ गया तो? हाँ, ये रिस्क है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। हमने अभी एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर किया कि करीब 17 स्टॉक्स जो हैं, मोस्टली एआई के स्टॉक्स हैं, ये वर्ल्ड के मेजर मार्केट कैप को कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, अगर ये 17 स्टॉक क्रैश हो जाएंगे तो मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे मार्केट्स भी बच नहीं पाएंगे। बट यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। पहला कि अगर आप देखें कि ये कुछ हद तक एक पॉजिटिव चीज़ इसमें ये है कि दुनिया भर के जो पुराने ओल्ड स्टोरीज, लो ग्रोथ स्टोरीज, वहाँ से पैसा निकल कर यहाँ आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ मनी फ्लो है, इसको रैपिड राइज भी करेगा। ओके, तो ये इसका पॉजिटिव एंगल है। नेगेटिव एंगल है ये है कि जब वो निकलेगा तो बुरी तरीके से करेंगे, लेकिन कब निकलेगा इसे हम नहीं कह सकते। आज ग्लोबल लेवल पर अगर आप देखेंगे, कोई शॉर्ट करने को रेडी नहीं है। इवन माइकल बरी जिसके बारे में इतनी बात होती है, उसने भी 2027 के पुट्स खरीद के रखे हैं एनवीडिया के। और पुट्स में हम जानते हैं आपकी लिमिटेड लॉस होता है, तो ही इज ऑल्सो गैम्बलिंग। ओके, नाउ अगर हम कंपेयर करें 2000 से अभी की सिचुएशन में, क्या सिमिलैरिटीज है? 2000 के टाइम पे वो नेटवर्क बना रहे थे, नेटवर्क बनाने में पैसा खर्च कर रहे थे। 2000 अभी 25 में अगर हम देखें, व्हाट इज द सिचुएशन? दे आर बिल्डिंग डेटा सेंटर्स, स्पेस में डेटा सेंटर बनाने की बात हो रही है, समुद्र में डेटा सेंटर बनाने की बात हो रही है, कैपिटल चाहिए। बट 2000 की कंपनीज और 2025 की कंपनी में एक जो मेजर डिफरेंस है, वो कंपनीज नई थी, उनके पास प्रॉफिट्स नहीं थे। इन्वेस्टर ने उन कंपनीज में पैसा लगाया एंड दे वेटेड कि आप प्रॉफिट दिखाओ, प्रॉफिट दिखाओ, प्रॉफिट दिखाओ। उन्होंने प्रॉफिट जब नहीं दिखा पा रहे थे तब वहां से पैसा निकलना शुरू हो गया। आज जो कंपनीज है, ये मैग्निफिसेंट 7 या जापान की कंपनीज ले लीजिए या चाइना की, दे आर ऑल कैश रिच, दे आर ऑल सिटिंग ऑन ह्यूज प्रॉफिट्स। और इनमें से ज्यादातर कंपनीज जो है 2000 के टाइम पर भी थी। ओके, तो इनका सडन कोलैप्स होना इतना इजी नहीं होगा। दूसरी चीज अगर आप देखो कि अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका की मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज की बात करते हैं, पूरी अमेरिकन इकोनॉमी इनके ऊपर डिपेंडेंट है। आपको क्या लगता है वहां के प्रेसिडेंट इन कंपनीज को डूबने देंगे? तिजोरी खुल जाएगी। 2008 में भी जब वो बैंक्स डूबने लगे और अमेरिकन इकोनॉमी ऐसा लगा कि बर्बाद हो जाएगी, सरकार ने मदद की, उससे उन्होंने लेसन भी सीखा। तो क्रैश, सभी पैरामीटर्स ये बता रहे हैं कि मार्केट ओवरहीटेड है और क्रैश की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन पिन पॉइंट एक्यूरेसी से ये प्रेडिक्ट करना कि एआई लेड क्रैश कब आएगा, ये किसी के बस की बात फिलहाल नहीं है। ऐसे में करना क्या है?
कि आप अगर आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? 2 चीज़ें करनी है। पहली कि विज़न हमको 10 साल का रखना है। दूसरा, हमें पता है क्रैश आएगा, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट क्रैश, कि क्रैश अगर आता है, मार्केट नीचे आता है, तो यू शुड हैव कैश। अब उस कैश में और खरीदें, यू विल टेक एडवांटेज। एंड जैसा कि मैंने कहा, ये स्टोरीज फ्यूचर की स्टोरीज हैं। जैसे इंटरनेट फ्यूचर की स्टोरीज थी। अमेजॉन 2000 में क्रैश हुआ, शेयर प्राइस डिप हुआ, जिन लोगों ने होल्ड किया वो उभर कर आ गए। तो हमें एक चीज पर गौर करना है कि मैं जिस कंपनी में पैसा लगा रहा हूं, क्या उसकी फाइनेंशियल हालत इतनी कमजोर है कि वो बंद हो जाएगा। और मैं एक और चीज आपको बताता हूं कि ऐसा सुनने को मिला, पढ़ने को मिला, आई एम नॉट श्योर सही है या गलत है, कि जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये जितने भी टेक्सार्स हैं, उनका पसंदीदा पर्सन है। यानी कि इनके पास इतना पैसा, इतना पावर है कि डोंट बी सरप्राइज्ड कि कल को इनका खुद का प्रेसिडेंट वहां पर बन जाए। तो दिस टाइम अगर आप देखें, मेजर डिफरेंस क्या है 2000 से? दीज कंपनीज आर बेटर प्रिपेयर्ड, और इसीलिए वो बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। उनके अंदर इतनी इतनी हिम्मत, इतना कॉन्फिडेंस है कि वो बोल रहे हैं कि हम स्पेस में ले जाकर डेटा सेंटर को बनाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमें सरकार का सपोर्ट मिलेगा। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए, और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टीबैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो सर, एक छोटा इन्वेस्टर कैसे ग्लोबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है? आजकल तो ये बहुत कॉमन हो गया है। अगर आप देखें, बहुत से ऐप आ गए हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर ऐप्स यूएसए को तो अलाउ करते हैं, बाकी कंट्रीज़ को आई एम नॉट श्योर, वो उसके ऑप्शंस लिमिटेड है। ओके, बट देर आर वेज कि एक साधारण सा रिटेल का इन्वेस्टर भी ग्लोबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है, घर बैठे कर सकता है। और जैसे नॉर्मली आप अकाउंट खोलते हैं, ट्रेड करते हैं, वैसे ही करेंगे। ओनली डिफरेंस इज कि आपको जो एक ट्रांसफ़र करना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज में। ये पूरा लीगल है, इसमें कोई इलीगल नहीं है। पूरा आरबीआई के नॉलेज में सब कुछ होता है। बट इसमें एक जो छोटे इन्वेस्टर की अगर बात करें, तो एक चैलेंज क्या होता है कि कई कंट्रीज में अगर आप ट्रेड करेंगे तो वो लॉट में स्टॉक खरीदने को बोलते हैं कि मिनिमम 100 क्वांटिटी आपको खरीदना है। स्पेशली एशियन कंट्रीज में ऐसा होता है, बट यूएसए में तो आप 1 स्टॉक, 2 स्टॉक, 3 स्टॉक भी खरीद सकते हैं। तो छोटा कैपिटल अगर है तो आपको फिर छोटे स्टॉक खरीदने पड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि
15-20 लाख रुपए अगर किसी के पास है तो कोई भी स्टॉक खरीद सकता है। और देखो, ये अगर आप देखें हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव से 10-20 लाख रुपए तो कितने लोगों के पास होंगे? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए मार्केट में लगाए हुए हैं, बट कोई सही उनके पास जानकारी नहीं है कि हम कैसे लगाएं। दूसरा चैलेंज क्या होता है कि हम किस स्टॉक में लगाएं। अब भाई टेस्ला, एनवीडिया के बारे में तो दुनिया बात करती है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं कभी भी टेस्ला में नहीं लगाऊंगा, मैं कभी भी एनवीडिया में नहीं लगाऊंगा, बट देयर आर मेनी अदर गुड स्टॉक्स देयर जो उतनी ही स्ट्रॉन्ग बड़ी स्टोरीज हैं, लेकिन उसके बारे में दुनिया बात नहीं कर रही है क्योंकि ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। तो ये एक दूसरा चैलेंज होता है कि हम किन स्टॉक्स को ढूंढें, क्या उसकी फेयर वैल्यूएशन है। तो यहाँ पे थोड़ी फिर मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, खोजना पड़ता है, बट देर आर प्लेंटी ऑफ स्टोरीज। और फ्यूचर की स्टोरीज क्या है? एआई, ऑफ कोर्स। एआई की भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। फार्मा बायोटेक में ज़बरदस्त तरीके से बड़े बड़े वहाँ पे इन्वेंशंस हो रहे हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं, दे आर फ्यूचर स्टोरीज। क्रिप्टो इज द फ्यूचर, यूएस में उसको लीगलाइज कर दिया है। तो मैं ये नहीं कहता कि क्रिप्टो में लगाना है, लेकिन उससे रिलेटेड कंपनीज हैं, एआई से रिलेटेड कंपनीज हैं। अगर आपको चिप में नहीं लगाना है, एनवीडिया में नहीं लगाना है, टेस्ला में नहीं लगाना है, उससे रिलेटेड उसके इकोसिस्टम की बहुत सी कंपनीज हैं। सो देयर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ओके, एंड दे आर द फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्रीज। अब छोटे इन्वेस्टर के साथ थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट को देखना है, क्योंकि ये हम 10 साल की स्टोरीज की बात कर रहे हैं, तो भाई ऊपर नीचे तो देखो होगा। अगर आपके पास उतना रिस्क एपेटाइट नहीं है तो प्लीज़ वहाँ पर के बारे में नहीं सोचना है। लेकिन अगर आप एक अपनी पूरी सेविंग्स का छोटा सा पोर्शन लगाना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं 10 साल में वो एक बड़ा ग्रोथ दे सकता है, थोड़ा रिस्क एपेटाइट है, तभी हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। अदरवाइज आप यू स्टे अवे, यू ट्राई टू फाइंड गुड फंडामेंटली साउंड इंडियन स्टोरीज, इंडियन कंपनीज जो पिछले कई सालों से प्रॉफिट्स कमा रही हैं, अच्छा बिजनेस कर रही हैं और रीजनेबल ग्रोथ दे रही हैं। यहाँ पर भी थोड़ी मेहनत करेंगे तो ऐसी कंपनीज आपको मिल जाएगी। और सर अगर हम क्रैश की बात करें तो क्रैश आखिर होते कैसे हैं? और सर क्या हमें टाइम से पहले क्रैश का पता चल सकता है? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। क्रैश होते कैसे हैं? देखो, ऐसा तो होता नहीं है कि एक दिन पूरा का पूरा पैसा लोग निकाल लेते हैं। ऐसा कब होता है? जब कोई भूकंप आ गया, कोई नेचुरल इवेंट हो गया। अगर कोई प्लान्ड इवेंट है, इवन वॉर्स या कोई बड़ी कंपनी का डिफॉल्ट हो जाना, ये अचानक से नहीं होता है। जैसे होता है ना कि कोई अचानक से किसी को स्ट्रोक आ गया या हार्ट अटैक आ गया, अचानक से मर गया, तो वो अचानक से नहीं मरता है। उसके पीछे प्रॉपर, अगर आप उस अपने हेल्थ पैरामीटर को आप ट्रैक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप रिस्क जोन पे आ गए हैं। ओके, तो स्टॉक जो स्टॉक मार्केट जब क्रैश होते हैं तो ये एक दिन की बात नहीं होती है, ये पूरा उसका एक पैटर्न होता है। तो क्रैश इज अ प्रोसेस। क्रैश होता कैसे है? सीधी सी बात है, बड़े प्लेयर्स का बड़ा पैसा जब मार्केट में घुसता है तो मार्केट बड़ा होता जाता है, और जब मार्केट बड़ा होना बंद हो जाता है, बड़ा होना बंद कैसे होता है? जब रिटेल उसमें घुसना बंद हो जाता है। रिटेल घुसना कैसे बंद हो जाता है? उसके हाथ में पैसे नहीं होते, उसकी जॉब चली जाती है। तो क्या होता है कि मार्केट्स बढ़ना बंद हो जाता है, ग्रोथ कम हो जाती है। तो जब उन्हें लगता है बड़े प्लेयर्स को कि यार अब इस मार्केट में ग्रोथ नहीं है, तो वो पैसा निकालना शुरू करते हैं धीरे धीरे धीरे, और मार्केट कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है। और फिर सडनली एक इवेंट आता है, एक बड़ा नेगेटिव न्यूज़ आती है, जिसकी वजह से जो छोटे प्लेयर्स हैं वो भी पैसा निकालना शुरू करते हैं और मार्केट क्रैश हो जाता है। लेकिन ये जो बड़ा खिलाड़ी है, ये टाइम से पहले निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास डेटा होता है, रिटेल कितना आ रहा है, रिटेल के पास कितनी सेविंग्स है, रिटेल की जॉब चल रही है या नहीं चल रही है, उस डेटा को ट्रैक करता है। तो आप भी अगर डेटा को ट्रैक करेंगे तो आपको अंदाज़ा तो लग जाएगा
कि वी आर मूविंग इनटू अ डेंजर जोन। ओके, तो वो लोग सारे डेटा को ट्रैक करते हैं। इसमें इन्फ्लेशन का डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है, बॉन्ड यील्ड का डेटा है, वर्ल्ड मार्केट्स का डेटा है, एफआईआई फ्लोज का डेटा है। आप इंडियन मार्केट को देखो, जनवरी में एफआईआईज की इक्विटी की पोजीशन और बॉन्ड की पोजीशन दोनों को देखो, और दिसंबर का डेटा तो अभी नहीं आया, महीना खत्म नहीं हुआ। नवंबर का देखो, बॉन्ड में भी सेलिंग की है, इक्विटी में भी सेलिंग की है। तो यू नो कि इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। ओके, अब रिटेल वाले खरीद रहे हैं तो मार्केट क्रैश नहीं होगा। जिस दिन रिटेल घुसना बंद हो जाएगा उस दिन मार्केट को कौन संभालेगा? डीआईआई से भी जब लोग पैसा निकालना शुरू कर देंगे कि हमें नहीं रखना, तो मार्केट नहीं, तो क्रैश हो जाएगा। तो ये डेटा पॉइंट्स को आपको ट्रैक करना है। मनी फ्लो को आप ट्रैक करोगे तो आपको पता चल जाएगा मार्केट कितना तेजी से ऊपर जा सकता है या मार्केट का टाइम खत्म हो गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा पॉइंट को ट्रैक करके आप ये पता लगा सकते हैं कि हम डेंजर जोन में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, और क्या हमें यहाँ से निकल जाना है, लेकिन पिन पॉइंट एक्यूरेसी से कि इस दिन को इतना क्रैश होगा ये प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। ओके सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले कुछ दिनों में मार्केट को लेके आपका क्या व्यू है? देखो, पिछले 2-3 दिनों से हमने आपके साथ शेयर किया कि करेंट मंथ में बहुत ज़्यादा ओआई ऐड होने लगा है, जो कि अनयूजुअल होता है एक्सपायरी से पहले, क्योंकि यूजुअली पोजीशन नेक्स्ट मंथ पे रोल ओवर होती है। और आज भी मैंने देखा कि लास्ट आई चेक काफ़ी ज़्यादा ओआई निफ्टी फ्यूचर्स में करंट मंथ में भी ऐड हुआ है, और एक्सपायरी 30th की है, कल की है। ओके, तो इतना ओआई ऐड करने का तो देखो कोई सेंस है नहीं, करंट मंथ में क्यों ऐड हो रहा है? तो एक तो ये सिचुएशन है थोड़ी चिंता की। दूसरी कि बहुत दिनों के बाद आज विक्स में हमें राइज देखने को मिला, आईवीज में भी राइज देखने को मिला। आई थिंक 8-9% के आसपास वो देखने को मिला। ओके, साथ में प्रीमियम्स में भी ड्रॉप देखने को मिला। सो डेटा थोड़ा बेरिश टाइप का है। लेकिन दूसरा जो चीज़ क्या है कि जो पुट कॉल रेशियो है वंस अगेन काफ़ी ड्रॉप हो गया, बॉटम पे आ गया। हम जानते हैं 70.70 जो होता है वो बॉटम होता है, इसके बाद वो राइज ही होता है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि 3 दिन से मार्केट गिर भी रहा है, और कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी में हम जानते हैं उठापटक होती है। तो मुझे नहीं लगता कि इस एक्सपायरी में और इनफैक्ट इस साल में कोई हमें बड़ा ट्रेड करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू अवॉइड इट। और छुट्टी का दिन है, छुट्टी एंजॉय करिए, और ये साल को जाने दीजिए, कितने दिन रह गए हैं। नेक्स्ट ईयर में कॉल लेंगे, तब तक और भी हमें विजिबिलिटी मिल जाएगी कि किस तरीके की पोजीशंस 2026 में जा रही है। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि जो भी रेंज हमारी हम आपसे कह रहे हैं 25,840 एंड 26,200, इसके बीच में ही मार्केट फ्लक्चुएट करेगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। सो बेटर टू अवॉइड ट्रेडिंग इन निफ्टी। और जब भी कोई मेजर शिफ्ट होता है तो ज़रूर हम आपके साथ शेयर करेंगे।